उत्कृष्ट कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी शानदार शख्सियत। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अंतिम समय में दादा भाई और इस विशाल बंगले की ये अंतिम रात। इस एक माह में दादा भाई ने जब जब गांव लौटना चाहा तब तब ऋषिकेश के दबाव, विश्व शांति और कार्तिकेय के अनुग्रह, चिकित्सकों के परामर्श ने लौटने न दिया। पर अब नहीं रुकेंगे। मृत्यु द्वार पर खड़े हैं, फिर भी ऐसे हीन नहीं हुए हैं कि सरयू की इतनी स्पष्ट बात सुनकर रुके रहें। उनका मालिकाना प्रभुत्व, रुतबा, रुआब और कसरती गठन वाली देह भले ही चुक गई है, मगर अपने गांव के रहाई में उनके व्यक्तित्व को आज भी आदर और औचित्य के साथ स्वीकारा जाता है। उनकी कोई खास इच्छाएं नहीं रहीं, फिर भी ये इच्छा तो है ही कि उनका व्यक्तित्व उनके मरने के बाद भी बना रहे। उसी व्यक्तित्व का इस भव्य बंगले में विसर्जन हो गया। रुकें तो कैसे? विशाल बंगले की इस अंतिम रात में सामंजस्य बैठाते दादा भाई। ठीक सामने है ऋषिकेश। दादा भाई, अपनी हालत तो देखो। अस्पताल से भाग आए, अब घर से भाग रहे हो। दादू, हम ठीक नहीं होंगे। 75-80 की उम्र हुई, अमर होकर नहीं आए हैं। दादा भाई ने अपनी उत्तेजना को रोकने की कोशिश की, पर अच्छी कोशिश नहीं कर पाए। ऋषिकेश साहसहीन हो गए। आज सुबह सरयू ऊंचे स्वर में कह रही थी, अमर होकर आए हैं जो। दादा भाई ने सुन लिया। लंबी बीमारी और बुढ़ापे के बावजूद इनकी श्रवण शक्ति मंद नहीं हुई है। दादा भाई, कुछ परेशानी हो तो मुझसे कहो। कहने को तो पूरा अध्याय है, यही कि सरयू उन्हें अलग बर्तनों में खाना देती है, घर का अर्दली बैजू अलग बाल्टी में उनके कपड़े धोता है, विश्व शांति और कार्तिकेय टीवी देखने के लिए उनके पास बैठते हैं तो होमवर्क के बहाने उनकी पुकार होती है। सरयू उन्हें एक संक्रमण की तरह देखती है। वे 1 माह क्या रहे, पति पत्नी में इतना तनाव बढ़ गया। पर अब परेशानी क्या बताना। परेशानी नहीं है, घर की सुधाती है। घर? बड़े कच्चे आंगन वाले अनघड़ घर में हिस्सा बांट में मिले 2 कमरों में ऐसा क्या है जिसकी सुधाती है? बड़ी भौजी मतलब दादा भाई की पत्नी 2 पुत्रियों का भार दादा भाई पर डाल वर्षों पूर्व ही लोग छोड़ गईं। पुत्रियां अपनी अपनी गृहस्थी में हैं। दादा भाई की बड़ी बेटी गंगी और ऋषिकेश एक ही सन में जन्मे हैं। गांवों में सास बहू दोनों के एक साथ प्रसव होना असामान्य घटना आज भी नहीं है, तब भी नहीं थी। दादा भाई, तुम इस घर को अपना घर नहीं समझते? कोई तकलीफ है? दादा भाई क्या कहें, आया तो अपना ही घर समझकर था। यहाँ आकर जाना मैं भाई के घर नहीं, इस जनपद के पुलिस कप्तान के विशाल बंगले में आ गया हूँ। नीम के पेड़ की छां के अलावा यहाँ कुछ भी चिन्हा जाना नहीं लगता है। और तकलीफ़ पूछते हो तो तकलीफ़ हमको नहीं, सरयू को है। सरयू की भाव भंगिमा, तौर तरीके, स्वर के आरोह अवरोह कहते हैं मैं विदा लूँ अब। मैंने कैसे दिन बिताए सो मैं जानता हूँ। तुम दफ्तर चले जाते हो, विश्व शांति और कार्तिकेय स्कूल। सरयू फ़ोन पर पता नहीं किससे जानकारी लेती रहती है। कैसी रही कल की मीटिंग? मैं नहीं आ सकी, पता नहीं कब जाएंगे। मैं तो बोर हो गई। हाउ डिस्गस्टिंग। दादा भाई ने तकलीफ़ ना बता ये कहा। खाना बन गया हो तो खा लें। तुम तो जानते हो हम बिहारी मतलब रात का खाना जल्दी करते हैं। चलो आज साथ बैठकर खाएंगे, वरना तुम्हारा आना जाना निश्चित नहीं रहता है। आज दिनों बाद दादा भाई और ऋषिकेश एक साथ खाना खा रहे हैं। जब आए थे 2-3 दिन साथ बैठकर खाया था। फिर सरयू बैजू से उनकी थाली उनके कमरे में भेजने लगी। थाली देखकर दादा भाई चौंके थे। बैजू, खाना यहाँ क्यों लाए? दादू अभी नहीं आया है, हम कैसे खा लें? बैजू ने आवाज़ मंद की। खा लीजिए बाबूजी, साहब बाई जी बच्चे एक साथ खाते हैं, आपके कारण। उधर ऋषिकेश को सरयू ने तर्क कौशल से समझा दिया। तुम्हारे आने जाने का समय निश्चित नहीं रहता। दादा भाई को खिला दिया, मरीज को जल्दी खा लेना चाहिए। खाना खाकर दादा भाई अपने कमरे में चले आए। इस 1 माह में इस कमरे से मोह ना भी हुआ हो, थोड़ा लगाओ और इसमें रहने की आदत हो गई है। मानव मन विचित्र होता है, जहाँ जाता है माया मोह फैला लेता है। दादा भाई यहाँ नहीं आना चाहते थे। दौरे पर गए ऋषिकेश दौरा पूरा कर के राही जा पहुँचे और दादा भाई को बलात ले आए। उस वक्त सरयू बन ठन कर एक सामाजिक समारोह में जाने के लिए तैयार थी।
ऋषिकेश कहने लगे, सरयू दादा भाई इतने बीमार हैं और झाड़ फूंक चल रही थी, हद हो गई। सरयू ठिठक कर खड़ी रही। इसीलिए नहीं चाहती थी ऋषिकेश का तबादला बघेलखंड में हो। गांव वाले अपनी पहुंच बनाने लगेंगे। लो दादा भाई पधार गए, करो सेवा। दादा भाई ने सरयू की असहजता परख खादी के कुर्ते के नीचे पहन रखी बंडी की जेब से चूना तंबाकू रखने वाली थैली निकाली। थोड़ा बुखार है, थोड़ी पेट में पीड़ा, बस। हम झाड़ फूंक और वैद्य जी की पुड़िया से ठीक हो जाते, पर ऋषिकेश अपनी तरह के जिद्दी आदमी है, हमको पकड़ लाए। बहू इस थैली को सुरक्षित रख दो, थोड़ा बहुत रुपया दाम है, इलाज में काम आएगा। ऋषिकेश ने आपत्ति की, दादा भाई यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए पैसा है, जानते हैं तुम इतने बड़े पुलिस कप्तान। अब हम चाय पियेंगे। ऋषिकेश ने सरयू को निहारा। सरयू चाय बनाओ, दादा भाई गाढ़ी चाय पीते हैं। भोला जो उनका कुक था उनके मन की चाय नहीं बना पाएगा। मुझे मीटिंग में जाना है, वैसे भी लेट हो रही थी। पहले चाय। थैली थाम सरयू इस तेवर के साथ कला कक्ष में गई कि ऋषिकेश और दादा भाई उसकी असहजता को ग्रहण कर लें। ऋषिकेश उसके पीछे पाकशाला में चले आए। सरयू दादा भाई बहुत बीमार हैं, उठ नहीं पा रहे थे, 4 दिन की बात है, डॉक्टर को दिखा दूं फिर चले जाएंगे। गांव की जिम्मेदारी लेने का बड़ा शौक है। दादा भाई गांव की जिम्मेदारी जैसे नहीं हैं। सरयू तुम्हें बता चुका हूँ, जब मैं गर्भ में था बाबूजी नहीं रहे, 4 साल का हुआ माँ गुजर गई, फिर सर्पदंश से बड़ी भौजी। दादा भाई ने दूसरा विवाह नहीं किया कि दूसरी आने वाली हम 8 भाई बहनों और दादा भाई की 2 पुत्रियों के साथ निभा नहीं सकेगी। दादा भाई ने गल्ला बेचा या घी दूध, पर मुझे पढ़ाई के लिए पैसे भेजे। गरीबी और असुविधा में दादा भाई ने हम लोगों को कैसे जीवित रखा, तुम्हें कोई अनुमान नहीं है। प्रतिक्रिया न दे सरयू ने थैली खोल ली। 100, 50, 20, 10 के कुछ नोट और सोने की 2 मोहरें। बहुत पुराना शुद्ध वजनी सोना इलाज के लिए लाए हैं या सुरक्षा की दृष्टि से बांध लाए हैं, क्या वहाँ सोना घर देख कर कोई चुरा न ले। ऋषिकेश ने चेतावनी दी, दादा भाई की थैली संभाल कर रखो, वे गांव जाएं तब उन्हें वापस कर देना। दादा भाई की क्लिनिकल कंडीशन देखकर चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल में तत्काल भर्ती करा दिया। कितनी जांचें, ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी टेस्ट में दादा भाई के मुंह में लकड़ी का गोल टुकड़ा फंसा। उस टुकड़े के बीचों बीच बने छिद्र की नली भीतर उधर तक ले जाई गई। कंठ में हो रही पीड़ा से छटपटा रहे उनके कांपते पैरों को वार्ड बॉय ने सख्ती से जकड़ रखा था। दादा भाई के आंसू चुचुहाए। जांच से कुपित दादा भाई ऋषिकेश पर आरोप लगाने लगे, दादू तुम हमारी गत कराओगे, ये अस्पताल वाले हमको मार डालेंगे, हम किराही जाएंगे, बुढ़ौती में अपनी गत नहीं कराएंगे। दादा भाई की भयभीत मुखाकृति और विनीत भाव में सम्मुख खड़ा जनपद का पुलिस कप्तान। चिकित्सक ने पूछा, सर ये आपके पिताजी हैं? पिता से बढ़कर मेरे सबसे बड़े भाई हैं। फ्रेम में मढ़ी ग्रुप फोटो दिखाकर दादा भाई कहा करते थे, दादू ये हमारे बाबू हैं, कितना बड़ा साफा पाने हैं। तस्वीर में आगे की पंक्ति में खड़े भुनेसर कक्का के कारण बाबू का आधा चेहरा ही दिखता था। ऋषिकेश जब भी कल्पना के आधार पर चेहरे को पूरा करते वो दादा भाई का चेहरा बन जाता था। पिता से बढ़कर। सुनकर दादा भाई को अपनी उत्तेजना पर लज्जा हुई। डॉक्टर से बोले, बुरा ना मानिएगा साहब, बुढ़ापे की देह पीड़ा नहीं सही जाती। डॉक्टर ने सांत्वना दी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जांच के बाद दादा भाई को आमंत्रित रूप में पहुंचा दिया गया। वे प्राइवेट रूम को लेकर उत्पात मचाने लगे, दादू हम इसमें नहीं रहेंगे, बहुत खर्च होगा। ऋषिकेश ने उनके जर्जर कंधे थाम लिए। दादा भाई खर्च की चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, अच्छा लगेगा, इतने बड़े एसपी के भाई जनरल वार्ड में भर्ती हैं। दादा भाई हंस दिए, एसपी बनकर तुम हमारा नाम चमका दिए, हम सोचते थे तुम पटवारी नाजिर थानेदार बन जाओ, पर तुम तो एसपी बन गए। ऋषिकेश के पुलिस अधीक्षक बनने का गौरव ऐसा प्रबल रहा कि दादा भाई गांव जवार में कथा बाँचते जाते तो ऋषिकेश की बिरदावली पहले सुनाते, बाद में कथा। तुम बहुत जिद्दी आदमी हो दादू, नली हमारे पेट में काहे डाली गई थी? हमारे पेट में 20-22 फीट लंबी रस्सी होती है दादा भाई, जिसे आंत कहते हैं। नली से आंत के कुछ ऊतक निकाले गए हैं। ऊतक? आंत का बहुत छोटा टुकड़ा, बायोप्सी होगी फिर पता चलेगा बीमारी क्या है, पेट में दर्द क्यों रहता है, समझे ना?
रिपोर्ट आ गई, आंत में कैंसर। अर्थात ऋषिकेश भले ही भ्रम देते रहे हों कि दादा भाई 2-4 दिन में चले जाएंगे, पर वे महापखवाड़े से पहले नहीं टलेंगे। सरयू धीरज खो रही थी। विवाह की प्रथम रात्रि को ऋषिकेश ने दादा भाई की महानता बताने में काफ़ी समय बर्बाद किया था। सरयू, तुम मेरा अनादर करोगी कोई बात नहीं, दादा भाई का अनादर मैं नहीं सहूँगा। इस बात को तूल दे सरयू, 4-7 दिन धीरज धर ले, पर कब तक? इस कब तक पर ठहरते हुए लगता उसकी ज़िंदगी अचानक नगर निगम की बजबजाती नाली की तरह हो गई है। दादा भाई का खर्च तो है ही, उन्हें देखने के बहाने किराए का टिड्डी दल टूट पड़ता है। ऋषिकेश के भाई बंधु और उनकी संतति, घर धर्मशाला हो गया है। नेम धेम ऐसा कि भोला का बनाया खाना नहीं खाते इतना है कि संदेह होता है पेट है या गोदाम। तमीज़ ऐसी कि होमगार्ड के सिपाहियों से हंसी ठट्टा करते हैं, इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं कि सिर पर छत गिर पड़ेगी। ड्राइंग रूम का नक्शा देखो, कैलेंडर के ऊपर छड़ी टंगी है, वीनस की मूर्ति के बगल में चश्मा सजा है, पन्हई कालीन में उतारी गई है, दरवाजे में अंगोछी टंगी है, पूरे घर में जूठे मग गिलास। टॉयलेट में ठीक से पानी नहीं डालेंगे, समझाओ तो लोटा लेकर दिशा मैदान को चल देते हैं। बाथरूम में खैनी थूकते हैं, नीम के नीचे कुल्ला मुखारी करते हैं। स्टेटस खराब हो गया है। पर ऋषिकेश ने ऐसी हरिश्चंद्र की तबीयत पाई है कि स्टेटस को लेकर तनिक भी संवेदनशील नहीं है। उनका एक सूत्री कार्यक्रम। सरयू, कुछ दिन की बात है। इनकी दिनचर्या में व्यतिक्रम आया होता तो कुछ दिन की बात ना होती। जाकर दफ्तर में आसन जमा लेते हैं, इधर जूझते रहो पलटन से। कल शाम ही इनके 2 भाई गए हैं, आज भतीजा तीरथ आदम का, भरो इसका गोदाम। पर ऋषिकेश को सरयू की परेशानी, अड़चन, असुविधा, थकान की चिंता नहीं। आ पहुँचे हैं रसोई में। सरयू, खाना बन गया, मेरे साथ तीरथ को भी खिला दो, वो दादा भाई का खाना लेकर अस्पताल चला जाए। दादा भाई के लिए सूप बनाया है, कल वे कह रहे थे तुम बहुत अच्छा सूप बनाती हो। वे बीमार नहीं हैं, स्वाद बना रहे हैं। अब क्या स्वाद बनाएंगे सरयू, दादा भाई की तकलीफ़ को समझो। मानता हूँ तुम सभा समारोह में नहीं जा पाती हो, तुम्हारा काम बढ़ गया है, पर करना तो पड़ेगा। तुम करती भी हो पर अनिच्छा से। इसी काम को सद्भावना और सहानुभूति से करो तो काम ऐसा कठिन नहीं लगेगा जैसा तुम समझती हो। कभी नौकरों पर खींच, कभी विश्व शांति और कार्तिकेय पर। अशोभन लगता है। और हाँ, कुछ पैसे दो, तुम्हारा वॉलेट खाली हो गया। दवाइयाँ महंगी हैं और सरयू ने बात पूरी ना होने दी। अकाउंट खाली हो जाएगा तब दादा भाई मरेंगे। वो क्षण जल्दी आने वाला है, पर मैं नहीं सोचना चाहता वो क्षण सचमुच आएगा। दादा भाई पैसे को लेकर खुद ही संकोच में हैं। कहते हैं मोहरे बेच दो। मैं ऐसा कठोर नहीं हो सकता कि उनका इलाज बड़ी भौजी की निशानी बेचकर कराऊं। ऋषिकेश रसोई से बाहर चले गए। सरयू साहस विहीन हो गई। ऋषिकेश इतना भड़क कर आज तक न बोले थे। दादा भाई के कारण उत्पात हो रहा है, उसे चेताया। खाना खाते जाओ, भूख नहीं है। क्या हुआ चाचा जी, रसोई की ओर आते तीरथ ने जानकारी चाही। तीरथ के चेहरे के अन्वयस्क भाव देख ऋषिकेश समझ गए इसने स्पष्ट सुना या नहीं, पर इसे बमबारी का आभास मिल गया है। बोले, तीरथ मैं चलता हूँ, तुम दादा भाई का खाना लेकर जाओ। उन्हें यहाँ का कुछ न बताना, वे बीमार हैं, उन्हें मानसिक शांति देनी होगी। तीरथ अस्पताल में अपना भाव न छिपा सका। दादा भाई ने थोड़ा पुचकार कर उदासी का कारण जानना चाहा। उसने सार कह डाला। दादा भाई कातर हुए। बहू पर काम का बोझ पड़ गया है, हमारा करे कि तुम लोगन का। किराही लौट जाओ और कह देना हमें देखने कोई ना आए। यहाँ नौकर चाकर हैं, हमारे पास रात में बैजू रह लेगा। अस्पताल से छुट्टी होते ही हम गांव पहुँच जाएंगे। जीना मरना जो होगा वहीं होगा। ऋषिकेश के अस्पताल पहुँचते दादा भाई ने अपना प्रण कह सुनाया। दादू, हमें गांव पहुँचा दो। अस्पताल में हम कल के मरते आज मर जाएंगे। बेकार बात ना किया करो। ऋषिकेश पायताने बैठ गए। किसी दिन हम सीधे बस स्टैंड जाएंगे और किराए की बस पकड़ लेंगे। अटल प्रण। चिकित्सक ने सलाह दी, मरीज की यही इच्छा है तो इन्हें अपने घर में रखें, चेकअप को लाते रहें, गांव कतई न जाने दें। दादा भाई सुन लो, तुम्हारी बात मानकर मैं तुम्हें अस्पताल से ले आया, अब तुम मेरी बात मानो। ठीक होने के बाद किराई चले जाना, अभी यहीं रहो, बच्चों से बातें करो, बगीचे में टहलो, टीवी देखो। दादा भाई टीवी के शौकीन हैं। तीरथ ने जब से टीवी खरीदा है दादा भाई की सांझ वहीं गुजरती है। पर यहाँ टीवी रुचि के लिए नहीं, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए देखते हैं।
अपने कमरे के एकांत में घबरा जाते। नज़दीक आती मौत की आहट, कभी अतीत की सुधियाँ। टीवी देखते हुए उन्हें लगता है कुछ आवाज़ें उन तक पहुँच रही हैं, वे अकेले नहीं हैं और जीवित हैं। वे लाठी टेकते हुए बैठक में आ जाते। विश्व शांति, क्या कार्यक्रम देख रही हो, हमें भी दिखाओ। कार्तिक, तुम दिन भर स्कूल ट्यूशन पढ़ाई में लगे रहते हो, थोड़ा हमारे पास बैठो। दादा भाई, इधर बैठो दीवान पर। दादा भाई की उपस्थिति से दोनों बच्चे उत्सुक हो उठते। अच्छा बताओ, आज पाठशाला में क्या पढ़ा? विश्व शांति और कार्तिकेय चपल होकर बताने लगते। दादा भाई, आज मेरा मैथ्स का टेस्ट था, 10 आउट ऑफ 10 मिला। वेरी गुड। दादा भाई दोनों बच्चों से कई बार 10 आउट ऑफ 10 सुन चुके हैं और इसका अर्थ समझने लगे हैं। दादा भाई, तुम्हें अंग्रेजी आती है? हाँ, वेरी गुड माने बहुत अच्छा। दादा भाई बच्चों को चकित कर देते। बच्चे बताते जाते। विश्व शांति ने टेडी बियर बनाया है, कार्तिकेय साइकिल रेस में फर्स्ट आया, कार्तिकेय को हॉरर मूवी पसंद है, विश्व शांति को कॉमेडी। बच्चों के पास बहुत बातें हैं, पर ऋषिकेश और लायनेस क्लब सहित कई अन्य संस्थाओं से जुड़ी सरयू के पास सुनने का वक्त नहीं। दादा भाई अच्छे श्रोता साबित हो रहे थे। ठीक वक्त पर सरयू का आदेश पारित होता। कार्तिकेय, टीवी बंद करो, पढ़ने बैठो। दादा भाई संकेत ग्रहण करते। बेटा, कमर पिराने लगी है, हम अपने कमरे में आराम करेंगे। फिर तो दादा भाई की हर गतिविधि पर सरयू को आपत्ति होने लगी। विश्व शांति और कार्तिकेय, तुम दादा भाई के हाथ से फल लेकर क्यों खाते हो? संक्रमण हो जाएगा। उनके पास बैठकर टीवी क्यों देखते हो? संक्रमण हो जाएगा। ये क्यों करते हो? संक्रमण हो जाएगा। बच्चे दादा भाई से बचने लगे। बैजू ने राज खोला। भाई जी नाराज़ होती हैं, बीमारी फैलने का डर है ना। दादा भाई ने खुद को अपने कमरे तक सीमित कर लिया। कमरे की खिड़की से दिखते नीम को निहारते पड़े रहते। जब ऋषिकेश लौटते तब कमरे में कुछ स्पंदन होता। दादा भाई सो गए क्या? ये दवाई खत्म थी, ले आया हूँ। ऋषिकेश ने ट्यूब ऑन कर कमरे में प्रकाश कर दिया। दादू, हम फिर कहते हैं, जिस शरीर को रहना नहीं है उसके लिए दवाई, दूध, फल में पैसे न फूको। इलाज बहुत हो गया, हम किराए जाएंगे। जैसे दवाई यहाँ खाते हैं वैसे वहाँ खाएंगे। शुद्ध खुली हवा में रहने की आदत है, यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। वहाँ 4 लोगों से बात करेंगे, यहाँ दिन बिताए नहीं बीतता। ऋषिकेश समझ रहे हैं, दादा भाई को अकेले छोड़ दिया गया है। अकेलेपन ने उन्हें बेचैन ही नहीं किया, उपेक्षित भी किया है। फिर भी कहा, दादा भाई खुद को अकेला मत समझो, मैं हूँ ना। दादा भाई क्या कहें? तुम्हें ड्यूटी से अवकाश नहीं, बच्चों को संक्रमण का डर, बहू को हमारी छाया से बैर। हम इस तरह अकेले तो तब नहीं हुए थे जब तुम्हारी बड़ी बहूजी ने साथ छोड़ा था। ऋषिकेश सरयू के सम्मुख हुए। सरयू, दादा भाई सचमुच अकेले हो गए हैं। किराई से अब कोई नहीं आता, वरना कुछ बातचीत कर लेते थे। तुम उनका सुख दुख पूछ लिया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं समय नहीं निकाल पाता, बच्चों का छमाई इम्तिहान सामने है। सरयू की रणनीति है, तुम जिद करने लगे हो। दादा भाई की ज़िंदगी गांव में गुजरी है, यहाँ अकेलापन लगेगा ही। उनकी इच्छा है वे अंतिम समय में गांव में रहें, तो भेजते क्यों नहीं? उनका उपचार यहीं हो सकता है। अब उपचार नहीं हो सकता, कैंसर लास्ट स्टेज में है। इन गांव वालों का यही है, झाड़ फूक कराते रहेंगे, जब केस बिगड़ जाएगा इलाज के लिए शहर दौड़ेंगे। वे ठहरे अल्प शिक्षित, साधनहीन। उन्होंने क्या किया सो जाने दो। तुम तो पढ़ी लिखी हो, इतनी कठोर हो जाती हो। दादा भाई को सहयोग और सहानुभूति की ज़रूरत है। उस व्यक्ति की पीड़ा समझो सरयू, जिसे मालूम है वो किसी क्षण मर सकता है। इसलिए दादा भाई जीवित लौट जाएं तो अच्छा होगा। कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई बंधु कहेंगे, जब तक देसी इलाज चला ठीक थे, अंग्रेजी इलाज के लिए शहर गए, जिंदा न लौटे। उनकी उम्र हो चुकी है, अमर होकर तो आए नहीं है जो। अपनी चर्चा सुन पर्दे की ओट में अनायास ठिठके खड़े दादा भाई के पैर लड़खड़ा गए। लटपटाते पैरों को थामे अपने कमरे में चले आए। लगा इस बंगले के वायुमंडल में विष घुलने लगा है। नीम अपनी पहचान खो रहा है। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं बचता जो जोड़ता हो। खत्म हुए सारे प्रयोजन। निर्णायक क्षण, अटल प्रण। इस कमरे की अंतिम रात। कितनी रातें जाग कर काटी, कितनी रातें अपने टीसते पैरों को अपने हाथों से दबाते हुए काटी। इस वक्त भी अपने पैरों को थपक कर दबा रहे हैं और अचानक कमरे में तेज प्रकाश भर गया। ऋषिकेश हैं। दादा भाई, पैरों में दर्द है? दादा भाई चुप,
छाती भरी है, कुछ बोलेंगे तो बांध कर रखा गया तरल आंखों में आ जाएगा। पैताने बैठते हुए ऋषिकेश ने दादा भाई के पैर थाम लिए। दादा भाई सचमुच अकेले हो गए हैं, इनके लिए कुछ समय निकालना चाहिए था। दादा भाई ने उनकी ग्लानि समझ ली। ये क्या दादू, जाओ सो रहो, भिनसारे की रहाई चलना है ना। दादा भाई तुम एक माह रहे पर जी भर का बात ना हुई। तो हमारे लिए इतना किया। कुछ नहीं किया, दवाई ठीक वक्त पर लेना, कब कैसे खाना है सो तुम जानते हो। थोड़ी भी परेशानी हो सूचना भेजना। तीरथ के पास मोबाइल है, मैं तुरंत लेने आ जाऊंगा। ऋषिकेश को अपनी आवाज़ कृत्रिम लग रही थी। लग रहा है कुछ ज़रूरी बातों को कह डालने की औपचारिकता मात्र कर रहे हैं। माहौल में पता नहीं कैसा सन्नाटा पसरा है। दादा भाई के जाने का है या भीतर की ग्लानि का। ऋषिकेश थोड़ा बहुत बोलते रहे, दादा भाई चुप रहे। इतना ही कहा, दादू जाओ, हमें नींद आ रही है। दादा भाई जल्दी जाग गए। तत्काल उठने की इच्छा नहीं हुई, माला फेरते पड़े रहे। ऋषिकेश जब बलात् पकड़ लाए थे तब जीवन को लेकर एक मोह, एक उत्साह जागृत हो गया था। अब लौट रहे हैं तो लग रहा है देह को वैसे भी नहीं रहना है, पर अपना व्यक्तित्व तो खत्म करके लौट रहे हैं। भीतरी तरल आंखें भिगोने लगा। बाबूजी नीम का दातून तोड़ लाया हूँ। बैजू की पुकार पर दादा भाई उठ बैठे। बैजू तुमने हमारी बहुत सेवा की है, भगवान तुम्हें सुखी रखें। अस्पताल की लंबी रातें और बंगले के बोझिल दिन बैजू के सहारे बीते। बैजू सफ़ेद बोगनवेलिया की कलमें काट दो, हम गांव ले जाएंगे। चौगान में बिरवा लहलहाएगा, लोग हमें याद करेंगे। अच्छा बाबूजी। दादा भाई सज धज कर तैयार हैं, परदनी, कुर्ता, जैकेट, पैरों में पनाही। ऋषिकेश ने मोहर वाली थैली उनकी हथेली में रख दी। दादा भाई, मेरा और तुम्हारा हिसाब बटा है क्या? दादा भाई ने थैली वापस कर दी। दादू हम तुम्हारे ऋणी हो गए, ये थैली तुम्हारी है, जो और खर्च हुआ हो गल्ला बेचकर चुका देंगे। ऋषिकेश ने दृढ़ता से थैली दादा भाई की जैकेट की जेब में डाल दी। कहा ना, मुझसे फॉर्मेलिटी ना किया करो। दादा भाई हंस दिए। तुम जिद्दी आदमी, अब अपने खेत पात संभालो, हमारी तबीयत नहीं चलती। विभाजन के बाद सभी भाइयों ने अपने हिस्से के खेत पात संभाल लिए हैं। ऋषिकेश के खेत दादा भाई देखते हैं, फसल बेचकर उन्हें हिसाब दे देते हैं, मगर सरयू उन पर बेईमानी जैसे आरोप लगाती आई है। दादा भाई पूरे पैसे नहीं देते, अब मोहरें हाथ से गईं। चलने से पूर्व दादा भाई एक बार अपने कमरे में झांक आए, फिर नज़र पर सबको निहारा। ऋषिकेश, सरयू, विश्व शांति, कार्तिकेय, बैजू, होमगार्ड के सिपाही, सफ़ेद फूलों से लदा बोगनवेलिया, नीम की छाँव। अब इस भव्य बंगले, इस शहर में आना ना होगा। चलते चलते सरयू के ठीक सामने ठहरे। बहू तुमने बहुत सेवा की, भगवान सुखी रखे। क्या करें बहू, हम कभू किसी को कष्ट नहीं दिए। बीमारी ऐसी हो गई कि तुम्हें कष्ट देने आ गए। जाते हैं, अब ना आएंगे। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। हिचकियाँ वेग से फूट चली। दादा भाई ऐसे तब नहीं रोए थे जब बाबूजी ने साथ छोड़ा था और गृहस्थी का झबार असमय उन पर आ पड़ा था। माँ मरी, छोटे भाई बहनों को सहेजने संभालने में रोने का अवकाश न मिला। पत्नी मरी, लोक लाज आड़े आ गई। पर्वत से अचल अडिग दादा भाई बच्चों से हिलक रहे हैं। ऋषिकेश ने अपनी नम आंखें पोंछी, दादा भाई के कंधे थाम लिए। कंधे सड़ी घुनलगी लकड़ी की तरह भुरभुरे हो चले हैं। माँ का आदेश निर्देश भूल विश्व शांति दादा भाई से लिपट गई। लगा बहुत स्नेहिल व्यक्ति का साथ छूट रहा है। कार्तिकेय ने उन्हें दूसरी ओर से थाम लिया। अचरज था सरयू के रोने का। अब ना आएंगे, इस वाक्य ने उसके असहयोग और कठोरता को खत्म कर दिया। सचमुच इस बीमार आदमी की आवश्यकताएं ऐसी नहीं थीं जिनको पूरा करना कठिन हो। कुबेर के खजाने से क्षुद्र सी राशि उपचार में लग गई तो इसे अर्थ हानि नहीं कहा जा सकता। ऋषिकेश ठीक कहते हैं, काम आ ही गया है तो सद्भावना और सहानुभूति से करो, पाओगी, काम कठिन नहीं है। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। इस अरज ने उसकी आत्मा को छुआ। जी चाहा दादा भाई के पैर पकड़कर रोक ले। वो अपने मजबूत हाथों में वैसी ऊर्जा नहीं पा रही थी कि भुरभुरे कंधे वाले दादा भाई को रोक पाए। अपने संपूर्ण वैभव और आधुनिकता के साथ वो इस चुकते जा रहे आदमी के सामने बौनी हो गई है। खारिज, अमान्य। सरयू को इस तरह जोर से रोते अब तक किसी ने नहीं देखा था। धूल उड़ाती गाड़ी चल पड़ी। ऋषिकेश का सहारा लेकर बैठे दादा भाई मोड़ के उस पार विलीन हो गए।
हिचकती सरयू बैठक में आकर उसी दीवान पर ढह गई जिस पर सजे धजे दादा भाई बिराजे थे। माँ को दिलासा देती विश्व शांति के आंसू न थमते थे। कार्तिकेय नीम के पास पता नहीं क्या खोज रहा था। बाई जी, बाबूजी अपनी तंबाकू की थैली भूल गए, उनके बिस्तर में रखी थी। बैजू ने सरयू को पूरी तरह चौंका दिया। थैली? सरयू ने सुस्त हाथों से थैली खोली। कुछ रुपए, 2 मोहरें और पेंसिल से लिखे आड़े तिरछे अक्षर। एक मोहर विश्व शांति को, एक कार्तिक को। दादा भाई इसीलिए अपने कमरे में गए थे। अंधेरा गहरा रहा था। तब लौटे ऋषिकेश। 6वें दिन उस शानदार शख्सियत के न रहने की सूचना मिली। अभी आप सुन रहे थे रिश्तों और स्नेह से सनी पगी एक पारिवारिक कहानी शानदार शख्सियत, जिसे लिखा था सुषमा मुनिंद्र जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।